जन्नत के पत्ते बाब नंबर 12। मम्मी उससे मिलकर खुश हुई होना भी चाहिए था, मगर सारा माहौल तब बदला जब वो उससे अपने बाप और ताया वाली तंज टोन में उनको एहसास दिलाने लगी कि वो रिश्तेदारों के साथ बनाकर नहीं रखते। वो बेज़ाहिर काम करते हुए सब सुन रहा था। गुस्सा आया, अफसोस भी हुआ, मगर मम्मी सामने ना होती तो वो उसे बताता कि किसने किससे रिश्ता तोड़ा था। फिर उस लड़की ने अब्बा के आर्मी से ताल्लुक का पूछा, या तो वो नहीं जानती थी या फिर तंज करने का कोई और बहाना। उसके अंदर मजीद तलखी बढ़ती गई, और शायद वाकई ये रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। पहले उसका इरादा महज सफ़ेद फूल बेचने का था, मगर सारी तल्ख गुफ्तगू के बाद जब वो फूल लेने गया तो दाखिली दरवाजे के अंदर की तरफ रखे स्टैंड से कलम उठाया और मोटे गत्ते के ग्रॉसरी लिखने के पेड पे वैलेंटाइन का पैगाम लिखकर अंदर डाल दिया। ये उसका तरीका था बदला लेने का। और वो भी जैसे वहां से भागना चाहती थी, 1 मिनट नहीं रुकी, फिर खाना भी अधूरा छोड़ दिया और चली गई। अपने कमरे की खिड़की से वो उसे उस वक्त तक जाते देखता रहा जब तक कि वो सड़क पे दूर न चली गई। बाद में मम्मी बहुत खफा हुई। वो अपने बेटे और उसके अंदाज को बहुत अच्छे से पहचानती थी, मगर वो उनकी सरजनिश और सारी खफगी को सुनी अनसुनी कर गया। उसे लगा सुलेमान मामू की बेटी के साथ यही करना चाहिए था, लेकिन फिर बाद में उसे पता नहीं क्यों अफसोस होने लगा। उसमें इजाफा तब हुआ जब मम्मी ने फातिमा मामी से फ़ोन पे बात की तो उन्होंने बताया कि हया को उसकी दोस्त अचानक से वहाँ ले गई थी। उस वक्त जल्दी में थी, बाद में तसल्ली से इस हफ्ते किसी दिन आएगी, तहाइफ वगैरह इसलिए नहीं ला सकी। सो वो मगरूर लड़की अपनी मर्जी से वाकई नहीं आई थी। खैर, अब क्या हो सकता था। वो आजकल इस्तक़लाल स्ट्रीट में ही होता था। ये गली माफिया राज के लिए खासी मशहूर थी। छोटे छोटे भिखारी बच्चे जो भीख मांगने के बहाने सयाहों के करीब आते और पर्स झपट कर भाग जाते, उन बच्चों से लेकर ड्रग्स बेचने वालों तक सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा थे। बर्गर किंग तैयब हबीब का था, मगर इसका इंतजाम भी जहां ही संभालता था। उसे जब डीएक्टिवेट होना पड़ता तो वो यहीं आकर छुप जाता, किचन में खड़े होकर आम से हुलिये में सारा दिन चंद रोज वर्कर्स के साथ काम करते हुए। ये अंदेशा कभी न था कि कोई अदालार का बंदा वहां आकर उसे पहचान लेगा। इस्तांबुल बहुत बड़ा शहर था, इतना बड़ा कि इंसान इसमें गुम हो जाए। सो ये ताश के पत्तों के सारे घर बहुत अच्छे से चल रहे थे, और उसका इरादा उस दफा हया के अपने घर आने पे उससे मिलने का था, ताकि वो जरा तमीज से बात करके अपने पिछले रवैये की माजरत कर ले। मगर इससे पहले पाकिस्तान से कॉल आ गई। पाकिस्तान की कॉल का तो हुक्म का दर्जा रखती थी, ऐसा हुक्म जिस पे आंखें बंद करके अमल करना होता, चाहे आप मर भी रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर होता है। अब उसे कहा गया कि उसे 2 दिन के लिए इस्लामाबाद आना था, वीकेंड तक वापस आ जाएगा। कोई अहम ब्रीफिंग थी। अब जिस तरह भी आए फौरन आए। इसी सहपहर उसने अपना ट्रेसर चेक किया तो हया टॉक्सम से करीब ही थी। गौरसल बस उसके टॉक्सम पे उतरती थी। वो गौरसल का सारा शेड्यूल नेट पे देखकर हिफ्स कर चुका था, यानी अभी वो टॉक्सम पे उतरेगी। अगर वो वहीं उससे मिल ले तो उसे वीकेंड पे घर आने का कह दे तो वो उसकी मौजूदगी में ही आएगी। अगर गैर मौजूदगी में आती तो अब्बा का भरोसा ना था। वो जानते थे कि वो पाकिस्तान जाता है, और वो अदालार में जाता तो भी उनकी जुबान पे उसके लिए महज गालियां और लानतें होती कि वो पाकिस्तान क्यों जाता है। वो नहीं चाहता था कि हया ऐसी कोई बात सुने, इसलिए उस बरसती बारिश में वो उसके लिए टॉक्सम आया था। और चूंकि उससे मिलकर वो फेरी लेकर अदारा चला जाएगा, तभी उसने अपना ब्रीफ केस भी साथ रख लिया था। उस वक्त वो एक मुकम्मल एग्जेक्टिव लग रहा था, और अभी वो हया को अपना यही कवर बताना चाहता था कि वो बेवकदा के एक होटल में काम करता है। बर्गर किंग वाली बात अभी वो नहीं बताएगा, उसने तय कर रखा था। वो जब मेट्रो की सीढ़ियों पे थी तो जहान ने दूर से उसे लड़खड़ाते हुए देखा, तब उसने उसकी एक तस्वीर खींची थी। कभी बाद में वो उसे वो तस्वीर दिखाएगा कि हाँ, वो उस वक्त उसके साथ था जब उसकी जूती टूटी थी। वो उसे पसंद करे या ना करे, वो उसके साथ था। अंदर ट्रेन में वो इत्तफाक़िया तौर पर उसे मिला, और पहली बात उसने हया को वीकेंड पे घर आने की कही। वो उसके रवैये पे हैरान थी, वो खुद भी हैरान था। अलबत्ता इस सारे में सिर्फ एक बात उसे मुसलसल डिस्टर्ब कर रही थी कि मेट्रो में कुछ लोग मुड़ मुड़ कर उसकी बीवी को देख रहे थे। बात सुर्ख कोट की नहीं थी, बात सुर्ख कोट के साथ गहरी लिपस्टिक की थी, मगर शायद वो नहीं जानती थी कि अकेली लड़की जमा सुर्ख कोट जमा गहरा मेकअप बराबर है किसी इस्तांबुल में। और सुर्ख हील भी तो थी। वो तो टूटे जूते के साथ बैठी रहे और ऐसे ही चलकर मार्केट तक जाए तो फिर लाने थे जहान सिकंदर पर। सारी बातें एक तरफ, वो नंगे पांव पूरे इस्तांबुल में पैदल चल सकता था, मगर हया नहीं। उसने फौरन उसे अपने जूते उतार दिए। वो पहले से ज्यादा हैरान थी, अब की बार वो हैरान नहीं था। ऐसे है तो ऐसे ही सही। रेस्टोरेंट में उसने यूं ही मजाकन उसके कोट का हवाला दिया ताकि वो वापस जाकर किसी से इस बात का मतलब पूछे और आइंदा उस तरह का लिबास पहन कर ना निकले।
मगर सारी गड़बड़ तब हुई जब कॉफी का कप लबों तक ले जाते हुए उसने हया को अब्दुर्रहमान पाशा के बारे में इस्तफसार करते सुना। कॉफी की भाप ने लम्हे भर उसके चेहरे को ढांप लिया था और गो कि वो एक सेकंड में ही संभल चुका था। मगर वो सेकंड बहुत भारी था। अगर उस वक्त उसका चेहरा देख लेते तो वो एक पल ना लगता उसे जानने में कि उसके सामने बैठा गधा ही अब्दुर्रहमान था। गधा ही तो था कि वो जान ही ना पाया था कि उसकी बीवी उसके कवर से वाकिफ है। वो मगर कैसे जानती थी? उसने बिलखुसूस उसी से ही अब्दुर्रहमान पाशा का क्यों पूछा। वो अंदर तक गड़बड़ा गया और बात को इधर उधर घुमाते हुए शायद लम्हे भर को वो जहनी तौर पर इतना उलझ गया था कि बिल के फाइनल में अपना क्रेडिट कार्ड रखे हुए ये ख्याल न कर सका कि उस पे अब्दुर्रहमान पाशा लिखा है। ये ख्याल उसे तब आया जब उसने हया को गुस्से से अपने मुल्क की हिमायत करते हुए फाइल की तरफ हाथ बढ़ाते देखा। अल्लाह अल्लाह, आज का दिन ही खराब था। उस वक्त करीब से 2 वेटर्स एक साथ गुजर रहे थे। मेजों की मेजपोश जमीन तक गिरते थे। ऐसे में उसने अपने ब्रीफकेस के साथ रखी तेजशुदा छतरी को जरा रास्ते पे जरा सा सरका दिया तो उसकी ये हरकत न हया ने देखी न ही सिजलर प्लेटर वाले उठाए वेटर ने, और नतीजतन सब कुछ उलट गया। इस मामले में हया को बिल वाली बात भूल चुकी थी और उसने बहुत आराम से फाइल से क्रेडिट कार्ड निकालकर करेंसी नोट रख दिए, मगर वहां हया का हाथ जला था। पता नहीं क्यों तकलीफ उसे हुई थी, लेकिन वो अपनी हद से आगे नहीं बढ़ सकता था। वो पता नहीं वो उसके बारे में क्या जानती थी, कहीं वो उसके साथ कोई डबल गेम तो नहीं खेल रही थी। इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन था। यही जानने के लिए उसने वापसी पे हया से कहा कि वो कीचड़ ठीक से घुटने पे लगाए, क्योंकि उसकी कवर स्टोरी में झोल है। उसने कवर स्टोरी के अल्फाज कहते हुए बेगौर हया का चेहरा देखा। कवर स्टोरीज जासूसी ही बनाया करते थे और वो अगर वो जानती थी तो इस बात पे जरूर चौंकती, मगर वो नहीं चौंकी। उसे जरा इत्मीनान हुआ। वो इतना मशहूर नहीं था कि बाहर से आने वाला कोई सयाह पहले ही रोज उसे जान ले, मगर शायद उसने किसी ऐसे शख्स से अब्दुर्रहमान पाशा के बारे में सुना हो जो उसको जाती तौर पर जानता हो। बहरहाल पहले उसने सोचा था कि उसे कहेगा कि वो अदालत में काम करता है, मगर अब ये खतरे वाली बात थी, सो उसने दूसरा कवर ढूंढा। वो बेचारा तो इस्तकलाल स्ट्रीट का एक मामूली सा रेस्टोरेंट ओनर था। हया ने यकीन कर लिया। पाकिस्तान जाने से कबल वो मम्मी से कहकर गया कि अगर वो उसकी गैर मौजूदगी में आ जाती है तो वो अब्बा को उससे मिलने मत दे। वो बहुत ताकीद करके गया था। फिर पाकिस्तान जाकर वो जरा मसरूफ हो गया और ये मुमकिन नहीं था कि वो इरम के पास जा सके, मगर वो डोली को इरम के पास भेजना चाहता था, इसलिए उसने एक प्रोफेशनल को इस काम के लिए भेजा था। उसे मालूम था इरम जरूर हया को फोन करके बताएगी। वो सिर्फ ये चाहता था कि हया उसे ना भूले। कहीं दूर अंदर उसको ये इनसिक्योरिटी थी कि वो उसे भूल जाएगी, और इस ख्याल के बाद दिल जैसे खाली हो जाता था। वीकेंड पे वो वापस आ गया। कभी एयरपोर्ट के रास्ते में था अभी एयरपोर्ट के रास्ते में ही था पुराने शहर में जब हया का उसको फोन आया। वो उनके घर आ रही थी। वो पता नहीं क्यों जरा मसरूर हुआ। उसे अच्छा लग रहा था कि वो उनके घर आ रही थी, मगर जब तक पहुंचा वहां एक नागवार वाक़या रुनमा हो चुका था। कितनी ही दफा वो कह कर गया था कि अब्बा को उससे मत मिलने देना, मगर मम्मी भी तो उसकी बात पे ध्यान नहीं देती थी। उसे सख्त गुस्सा और अफसोस था। पता नहीं अब्बा ने क्या क्या कह दिया होगा। वो अगर उस पाक स्पाई का जिक्र करते तो जिसको उन्होंने मारा था, मम्मी तो इन बातों को पागलपन पे महमूल करती, मगर वो उनका पस मंजर जानता था, सो उसको तकलीफ हुई। अलबत्ता कोई दूसरा इस बातों से खटक भी नहीं सकता था। हया शायद अब्बा के बारे में नहीं जानती थी। हाँ, मामू ने इस बात को हर मुमकिन तौर पर दबाने की कोशिश की होगी, सो उसने घर की बैरूनी सीढ़ियों पे बैठे हुए हया को अब्बा के बारे में बहुत कुछ बता दिया, और ये भी कि हम पाकिस्तान नहीं जा सकते। बात ठीक भी थी। वो मम्मी और अब्बा इकट्ठे पाकिस्तान कभी नहीं जा सकते थे, मगर वो जानता था कि उसके अल्फाज की पहेलियां नहीं पकड़ सकती। मगर उस वाक़ये ने उसका सारा मूड बर्बाद कर रख दिया। फिर भी वो जाते हुए उसको कह कर गया था कि वो खाना ज़रूर खा कर जाए। पिछली दफ़ा भी वो नहीं खाकर गई थी और उसका मदावा करना चाहता था। हया को वहीं छोड़कर वो अदालत चला आया। होटल जाने के बजाय वो सीधा अपने कमरे में आया ताकि ज़रा हुलिया ठीक करके बाहर निकले। तभी आयशा ने दरवाज़ा खटखटाया तो वो उससे कुछ बात करना चाहती थी। जब वो बोलना शुरू हुई तो उसकी वो खुशगुमानियाँ कि उसने आयशा को अपने काम मसरूफ कर दिया है हवा में उड़ गई। ये लड़की वाक़तन उसकी मुसीबत खड़ी करना चाहती थी। क्या पाशा बे का तुमसे कोई राब्ता है? मैंने तो पिछले बरस से उसे नहीं देखा है, उसने शाने उचकाकर लापरवाही से कहा। वो चंद लम्हे भींचते उसे देखती रही, फिर एकदम जोर से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। उसे आयशा से कभी ये उम्मीद नहीं थी। लम्हे भर को वो खुद भी सन्नाटे में रह गए। क्या तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो? तुमने खुद उसको निकाला है। मुझे कुबरा खानम के बेटे ने बताया है कि कुछ दिन पहले वो तुम्हारे ऑफिस में आया था और तुम दोनों झगड़ रहे थे। तुम जानते हो उसको इस आने कितनी तकलीफ में है, और तुम फिर भी उनको दुख में देख रहे हो। उनको बता क्यों नहीं देते कि पाशा बेजिंदा है? वो ठीक है, तुम सच क्यों नहीं बोलते? वो भीगी आंखों से कहती अपना सुर्ख पड़ता हाथ दूसरे हाथ से दबा भी रही थी। उसका हाथ भी बहुत दुख गया था और वो जैसे ये सब करके जरा खौफजदा भी हो गई थी। मुझे तुम्हारी किसी बात का एतबार नहीं रहा अब।
तुम हमारी जिंदगियों से दूर क्यों नहीं चले जाते, और तुम किसी दिन सारा माल समेट कर दूर चले भी जाओ, मैं जानती हूँ और फिर क्या होगा आने, वो कितना हर्ट होंगी। और मेरी बहन, उसकी आवाज में दुख की जगह गुस्से ने ले ली, मेरी बहन से बेतकल्लुफ मत हुआ करो, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारी वजह से हर्ट हो। सुना तुमने, वो सुर्ख हाथ की अंगुश्त शहादत उठाकर तनबीह करते हुए बोली थी। जहां ने उसी के अंदाज में हाथ उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया, निकल जाओ इस कमरे से, अभी इसी वक्त निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो मजीद कोई लफ्ज कहे बिना गीले चेहरे के साथ भागती हुई कमरे से निकल गई। उसके जाने के बाद जहान ने हाथ से अपने रुखसार को छुआ। क्या ये सिला होता है कुर्बानियों का? सारी जिंदगी गारत कर दो और बदले में क्या मिलेगा? गालियां, थप्पड़, लानत, मलामत। मगर नहीं, इंसान तो कभी किसी चीज का हौसला नहीं दिया करते और फिर उनके रवैये का अफसोस किया करना। रात खाने के बाद वो बहुत सोचकर आयशे के पास पिछले बागीचे में आया। वो अपनी वर्क टेबल पे काम कर रही थी, उससे बस नजर उठाकर देखा और खामोशी से काम करने लगी। वह उसे मजीद झूठ न बोलकर नहीं आराम कर सकता था, सो उसने सच की बात जरा मिलावट करके उसे बताया कि वो दरअसल तुर्की इंटेलिजेंस के लिए काम करता है और उसके और पाशा बे की यही डील थी, इसीलिए वो साथ काम करते हैं। मगर पाशा बे गिरफ्तार हो गया था और अगर आने को ये बताया जाता तो वो ज्यादा हर्ट होती। हाँ, वो पाशा बे से उस दिन झगड़ा जरूर हुआ था, मगर सिर्फ इसलिए कि वो चाहता है कि तबीब तैयब हबीब पाशा आने से मिल ले, मगर पाशा अपनी मजबूरियों का रोना रोए जा रहा था, जिनकी वजह से वो आने से नहीं मिल सकता। कौन सी मजबूरियां? अगर वो जेल से रिहा हो गया है तो वो यहाँ क्यों नहीं आता? वो मुतजब्जिब से पूछ रही थी। देखो, वो रिहा नहीं हुआ, मफरूर है, अब वो अंडरग्राउंड है, इस तरह आज़ादी से नहीं घूम फिर सकता, मगर बहुत जल्द वो वापस आ जाएगा। लेकिन ये जेल वाली बात तुम वादा करो किसी को नहीं बताओगी। उसके संजीदगी से कहने पर आयशे ने वादा कर लिया और माजरत भी कर ली, मगर उसने आयशे की माजरत कबूल नहीं की। आखिर उसने बहुत सख्ती से कहा कि मुझे तुम्हारे रवैये से दुख पहुंचा है, मैं अपना काम खत्म करके तुम्हारे खानदान का सारा पैसा तुम्हें लौटा कर यहाँ से चला जाऊंगा और तुम या तुम्हारी बहन से बेतकल्लुफ नहीं होऊंगा, लेकिन तुम्हारी इस बदतमीजी को भुलाने के लिए मुझे कुछ वक्त लगेगा। सॉरी, उसने नदामत से सर झुका दिया। वो बिना कुछ कहे उठ आया। एक दफा फिर वो आयशे को मसरूफ करने में कामयाब हो गया था। अब कितने ही दिन तो वो इस नदामत से ही बाहर नहीं निकल पाएगी। गुड, वेरी गुड। वैलेंटाइन की रात उसने हाशिम के जरिए हया के कमरे के बाहर फूल रखवाए थे। अलबत्ता आज उसने कागज पे अपना नाम के नीचे लाइम लिंक से ARP भी लिख दिया था। साथ में उसने कागज को जरा लाइम की खुशबू का स्प्रे करके बंद किया था ताकि खोलने पे वो गीला ही महसूस हो और वो इसे आंच जरूर दिखाए। पता नहीं वो ARP से क्या अखज करती है। उसने ARP के नाम की तख्ती अदालार में अपने ऑफिस के बाहर भी लगा रखी थी। लोग उसको अब्दुर्रहमान पाशा का मुखफ़फ़ ही अखज करते थे, जबकि वो उससे अपने नेम कोड एजेंट रोज पटल मुराद लिया करता था, शायद इसलिए कि अब्दुर्रहमान पाशा की हैसियत से काम करते हुए भी वो कभी ना भूल सके कि उसकी असलियत क्या है। मगर एक बात उसे तंग कर रही थी। हया को किसने बताया कि अब्दुर्रहमान पाशा कौन है? वो अदालत में मशहूर था, मगर इस्तांबुल तो एक पूरी दुनिया थी, वहां उसको कम ही लोग जानते थे। यकीनन वो किसी ऐसे शख्स से मिली होगी जिसका अब्दुर्रहमान पाशा से माजी में कोई वास्ता रह चुका होगा। जो भी था, दुनिया वाकई गोल थी, मगर वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या वो जानती है कि जहान ही अब्दुर्रहमान है। वो उसे एक दिन जरूर बता देगा, मगर उस दिन के आने तक उसे उस चीज को याद रखना होगा जब तक वो ये जान न ले कि वो दोनों जिंदगी के सफर में एक साथ चल सकते हैं या नहीं। हाँ, तब तक वो एक अच्छे एजेंट की तरह अपने अदालार वाले कवर को इस तकला स्ट्रीट वाले कवर से अलग रखेगा। बहारे से उसने बेतकल्लुफ होना वाकई छोड़ दिया था। आयशा से वो खुद ही मुखातिब भी नहीं होता था। वे आजकल वैसे भी अदालत में हालात इतने अच्छे नहीं जा रहे थे कि वो ज्यादा वक्त इधर गुजारता। उसे मालूम था तैयब हबीब पाशा फिर किसी दिन झगड़े करने पहुंच जाएगा। लालची इंसान सब्र नहीं कर पा रहा था और फिर एक दिन वो तो खुद ही नहीं आया, मगर अपनी एक साथी वर्कर औरत को बर्गर किंग से उससे बात करने भेज दिया। पाशा बे फौरी तौर पर किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाह रहा था, मगर उसकी फैमिली समेत यहाँ से उसे भेजना जहान के लिए मसाइल पैदा कर सकता था। वो काफ़ी देर उसकी साथी खातून से बहस करता रहा कि वो इंतज़ार और एतबार करना सीख जाए, मगर गुफ्तगू तल्ख से तल्ख होती जा रही थी। साथ ही बार बार उसका मोबाइल अलर्ट दे रहा था। बिलाखिर उसने गुफ्तगू रोक कर मोबाइल देखा। उसका ट्रेसर अलर्ट उसकी बीवी करीब ही थी, इस्तकलाल स्ट्रीट के धाने पर। अल्लाह अल्लाह, ये सारी औरतों को लड़ने के लिए आज का दिन ही मिला था। वो जी भर के बेजार हुआ था। यही डर था उसे अपनी जाती और कारोबारी जिंदगी को अलग अलग रखने की कोशिश में कुछ गलत ना हो जाए, उसके कारोबारी लोग उसकी जाती जिंदगी से वाबस्ता किसी लड़की को देखें, दूसरे मानों में उसकी कोई कमजोरी पकड़ने की कोशिश करे। ये वो आखिरी चीज थी जो वो चाहता था। तब ही वो फौरन नबाहत पाशा बेग के साथ ही खातून से खुली फजा में बात करने का कहकर बाहर निकला था।
फिर भी उनका सामना हया से हो गया, चूंकि वो सामने से आ रही थी। वो अकेली थी और उसको देखकर उसके चेहरे से ये चमक आ गई थी। वो जैसे उसको अपने सामने पाकर बहुत खुश हुई थी। वो यकीनन उसी से मिलने आई थी, मगर वो नहीं चाहता था कि नबाहत उसके बारे में कुछ जाने, इसलिए उसे सख्ती से हया से बात करके उसे खुद से दूर करना पड़ा। मजीद मसाइल पालने का वो मुतहम्मिल नहीं था, मगर उसका अपना दिल बहुत दुख गया था। वापस मुड़ने से पहले उसने आखिरी पल में हया की आंखों में आंसू देखे थे। वो बुरी तरह हर्ट हुई थी और ये बात अब जहान को बहुत हर्ट कर रही थी। कुछ दिन उसने सब्र कर लिया, फिर सोचा जाकर उससे माजरत कर ले, पता नहीं क्यों, मगर वो उस लड़की को दुख नहीं देना चाहता था। भले उन दोनों का रिश्ता कायम हो या ना हो, वो उसको हर्ट नहीं करना चाहता था। वो उसके ड्रोम का नंबर वगैरह सब जानता था, मगर फिर भी उसने मम्मी से पाकिस्तान फ़ोन करवाकर फातिमा मामी से ड्रोम ब्लॉक और कमरे का नंबर मालूम करवा दिया था, ताकि वो बाद में वजाहत कर सके कि उसे ड्रोम नंबर किस तरह पता चला। जब वक्त मिला तो वो एक शब वो सबांजी चला आया है कि ड्रोम ब्लॉक के बैरनी सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने एक लड़के को किताबें थामे फोन कान से लगाए, जीने उतरते देखा, स्कार्फ में लिपटा दूधिया चेहरा और सुरमई आंखें। वो बेजाहिर तेजी से ऊपर चढ़ता गया, मगर उसकी बहुत अच्छी यादाश्त उसे बता रही थी कि उस लड़की को उसने पहले भी देख रखा है, मगर कहाँ कब और कैसे वो यही सोचता हुआ ऊपर आया। और उन्हीं सोचों में गलता उसने अपनी अजली बिना चौप पैदा किए अंदाज में चलते हुए कॉमन रूम का दरवाजा जरा जोर से धकेला, और फिर जो हुआ वो बहुत बुरा था। हया हाथ में जिंजर ब्रेड हाउस के ट्रे पकड़े दरवाजा बंद कर रही थी। उसे गैर मुतवक्का सी टक्कर लगी और ट्रे जमीन बोस हुई। वो सख्त मुतासफ और शशदर रह गया। बहुत मेहनत से बनाई गई चीज को सिर्फ उसकी लम्हे भर की गफलत ने तबाह कर दिया था। वो एक्सक्यूज करना चाहता था, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, मगर वही उसकी बीवी की एकदम से रिएक्ट कर देने की आदत, पहले स्लैश फिर हमाद की उंगलियां और अब जिंजर ब्रेड का टुकड़ा उठाकर उसने जहान के मुंह पे दे मारा, मगर उससे ज्यादा तकलीफ उसके अल्फाज ने पहुंचाई। वो उसकी जिंदगी से निकल जाए, क्योंकि उसके लिए दुख और अजाब के सिवा कुछ नहीं लाता। वो वाकई चाहती थी कि वो उसकी जिंदगी से निकल जाए। वो झील तक उसके पीछे गया। उसने उसे बताने की कोशिश की कि अपनी तेज जिंदगी में बहुत तेज चलते हुए वो उसका बहुत सा नुकसान कर बैठा है, मगर वो उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। उसके जाने के बाद बहुत देर तक वो झील के किनारे बैठा रहा। आज वो बहुत गुस्से में थी, और ये गुस्सा सिर्फ जिंजर ब्रेड हाउस के टूटने का नहीं था। क्या वो उन दोनों के दरमियान कुछ बाकी था? उसने कहा उसकी जिंदगी में जिंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसाइल हैं। क्या वो इस सफेद फूलों के बेचने वाले से भी परेशान थी? वो खामखा उसको अजियत दे रहा था। कैसे वो कुछ ऐसा करे कि हया के मसाइल हल कर ले, या कम अज कम वो इससे इतना भरोसा तो करे कि अपने मसाइल शेयर करे। हाँ, एक काम हो सकता था, अगर वो अपनी मौजूदगी में अब्दुलरहमान पाशा की तरफ से उसे कॉल करे, तो शायद वो उसको बता दे कि ये आदमी उसे सता रहा है, तब वो उसको इकट्ठे बैठकर हल करेंगे, मगर वो उस पर एतबार तो करे ना। उसने रिकॉर्ड कॉल का टाइम सेट किया और फिर हया के रूम तक गया, उसे कॉल की और हस्ब तवक्कुह उसने कॉल उठाई, लेकिन जैसे ही हया को पता चला कि वो उसके कमरे के बाहर है, वो एकदम भागती हुई बाहर आई। वो हवास बाख्ता भी हुई थी और शर्मिंदा भी, जैसे वो सब करने के बाद उसे पछतावा था, मगर ये बात कह भी नहीं पा रही थी। जहान ने सोचा चाय के साथ डिस्कस कर लेते हैं, सो वो दोनों किचन में चले आए। अगर जो बहारे गुल उसे यूं काम करते देख लेती तो गश खाकर गिर पड़ती, मगर यहाँ तो बर्गर किंग का हेड शेफ था और उसमें उसे ज्यादा आराम महसूस हो रहा था, शायद इसलिए कि वो उसकी फितरत के ज्यादा करीब था। वो दोनों किचन में थे जब उसके टाइम कॉल बज उठी। उसने सोचा कि 10 सेकंड की रिकॉर्डिंग के बाद उसे हया के हाथ से ले लेना है, इसलिए 10 सेकंड की कॉल रिकॉर्ड करवाई थी। फिर उसने ऐसा ही किया, मगर उसके बावजूद हया ने उसको कुछ नहीं बताया। वो या तो उस पर भरोसा नहीं करती थी या फिर अपने मसाइल खुद हल करना चाहती थी। अब वो पिछली बातें भुलाना चाह रहा था, चाहता था कि हया उस पर भरोसा करने लगे, उसके साथ कुछ तो शेयर करे। सो उसने एक और कोशिश करनी चाहिए। हर्ज क्या था आखिर, वैसे भी उसके दिन के रवैये की माजरत अब एक कर्ज थी, इसलिए उसने हफ्ते की रात का डिनर प्लान किया। वो देखना चाहता था कि उस पर कितना एतबार करती है। वो उसको फूल भेजेगा, वो फूल लेकर जहान के सामने क्या रद्द-अमल देगी। अगर वो सचमुच सब कुछ अव्वल ता आखिर बता देती है, तो उसे सच बता देगा। हाँ, वो उसे उसी वक्त सब कुछ सच सच बता देगा, एक एक बात। टॉक्सम स्क्वायर के गिर्द किसी तारीख गोशे में बैठकर वो अपनी जिंदगी के बहुत से पहलुओं पे उसके सामने रोशनी डाल देगा। हाँ ठीक है, वो ऐसा कर देगा। इससे ज्यादा इस ड्रामे को वो नहीं चलाना चाहता था, और आज तो उसूलन वो इतनी परेशान होगी कि लाजिमन उसे एआरपी का सदबाब करने की सही करेगी, क्योंकि वो पहले गाड़ी भी तो भेजेगा ताकि वो मजीद परेशान हो जाए। बस यही चाहता था वो। उसका इरादा डिनर पे वो सारा मेस क्रिएट करने का हरगिज नहीं था, मगर जिस चीज ने उसे गुस्सा चढ़ाया वो ये कि वो अब्दुलरहमान पाशा की भेजी हुई कार में बैठ गई। वो इतना आराम से क्यों किसी की गाड़ी में बैठ गई? गाड़ी बेचते हुए हाशिम को ताकीद की थी कि अब्दुलरहमान का नाम सिर्फ उसके पूछने पे लेगा, वरना वो बस जहान सिकंदर टॉक्सम कहेगा, और कोई भी अक्लमंद लड़की इस तरह कंफ्यूज किए बगैर नहीं बैठेगी किसी ड्राइवर के साथ। मगर जब उसे वो गाड़ी में आई तो उसे बेइख्तियार धचका सा लगा था। क्या वो वाकई हर एक की गाड़ी में बैठने वाली लड़की थी? बेइख्तियार उसे वो रात याद आई थी जब उसने हया को सड़के की गाड़ी में बैठते देखा था।
जो नरम गोशा फिर से उसके दिल में बनने लगा था, वो पल भर में दब गया। वो कह रही थी कि वो उसे जहान की गाड़ी में ही समझ कर थी, मगर इतनी भी क्या लापरवाही कि अब यूं ही ड्राइवर के साथ बैठ जाओ। उसे सख्त गुस्सा चढ़ा था, मगर फिर वही हया की आदत, वो गुस्से में हाथ मारकर गुर्दन तोड़कर चली गई। उसे जरा सा अफसोस हुआ कि ये कोई छोटी गलती तो थी ना। अगर उसकी जगह वो गाड़ी किसी और ने भेजी होती तो उसने गुलदान के पैसे अदा किए, और तब देखा कि वो अपना मोबाइल भी उधर भूल गई थी। उसने मोबाइल उठाया और बर्गर किंग आया। ये हया का तुर्क सिम वाला मोबाइल था, जिसको वो अमूमन अपने साथ रखती थी। अब वो अदालत जाएगा तो वो वहां रखे सर्विलेंस आलात में से एक अच्छा सा ट्रेसर उसमें लगा देगा। यही सोचकर उसका मोबाइल लिए बेवकदा आ गया। होटल में कुछ मसले बढ़ गए थे, इसलिए उसका मौका 6-7 माह कबल आया था, और इसे में उस वक्त पीछे से आपका बॉस आपको डीएक्टिवेट हो जाने की हिदायत कर देता है, तो आपको भी यही हिदायत मिल गई थी, यानी अब आप कुछ दिनों के लिए वो मंजर से गायब हो जाए। यूं वो ऑफिशियली कुछ हफ्ते के लिए इंडिया जाने का कहकर अदालत से पैकअप करने लगा था। दर हकीकत जाना उसने बस इस्तकलाल स्ट्रीट तक था, मगर आने को यही बताया था कि वो इंडिया जा रहा है, शायद इस दफा वो वापस न आ सके। वो हर दफा जाने से कबल यही कहा करता था, वो नहीं चाहता था कि अगर कुछ हो जाए या वापसी का हुक्म ना मिले तो कोई एक उम्र उसकी राह देखता रहे, और फिर दुनिया में ये सब कुछ मुमकिन था ना। वो होटल में ही था जब उसे हया की दोस्त डीजे का फोन आया। वो दोनों लड़कियां बेवकदा जाना चाहती थी और उनको कंपनी चाहिए थी। अब वो चाहती थी कि जहान उनके साथ अदालत तक आए। अब वो क्या करे, जहान सिकंदर तो पिछले 3 बरस से अदालत नहीं गया था। वहां तो हमेशा अब्दुलरहमान पाशा जाता था और रहता था, मगर हया नाराज थी, इसलिए उसने उस दिन का इंतखाब किया जिसकी सुबह उसे अदालत छोड़ना था। हया की नाराजगी दूर भी तो करनी थी, पता नहीं क्यों करनी थी, मगर करनी थी। दरमियान के 2 दिन अपने सारे काम पैक अप करते हुए वो अपने और हया के रिश्ते के बारे में सोचता रहा। नामहसूस तरीके से वो फिर उस लड़की से हया पे आ गया था। तब कुछ सोचकर उसने हया को फोन किया, अब्दुलरहमान पाशा के नंबर से। उससे उसे मिलना चाहता है। ये बात सुनकर वो क्या कहेगी। बिलाखिर उस नाटक को खत्म होना चाहिए। मेजर अहमद को जब उसने इनकार किया था, तब वो जहान जैसे बेमुरवत और अकड़ आदमी को नहीं जानती थी, मगर अब वो जानती थी कि अब वो किसी अमीर आदमी की सारी जाहो जशमत हशमत देख के भी उस मामूली से रेस्टोरेंट ओनर की वजह से उसको इनकार करेगी। और हर दफा ये वजह जहान क्यों हो, वो लड़का जिसके साथ वो गाड़ी में बैठी थी उसका जिक्र क्यों नहीं करती। वो इंसानों से इतना बेएतबार और मशकूक हो चुका था कि इतना सब कुछ देखने के बावजूद उसका दिमाग ये बात मानने को तैयार नहीं था कि वो लड़की उस जैसे आदमी के साथ रिश्ता रखना चाहती होगी। मगर हया ने उस दफा भी रुखाई से बात करके फोन बंद कर दिया। चलो एक आखिरी कोशिश और, फिर अब्दुलरहमान उसका पीछा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा।